डियर स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसका एप्लीकेशन मतलब क्या? तो एप्लीकेशन में इंक्लूड होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम फॉर्मुलाइज करें और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लाए और उन्हें सॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता करें। तो अब ये सब करना जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल किस स्टेज तक होता है? तो कि आप लोगों को जो इक्वेशन बनाने होते हैं, इक्वेशन बनाना नहीं आता है। इक्वेशन बनाने के बाद जो सॉल्व करना होता है तो वो सारी मेथड्स आपको आती है अगर बने बनाए इक्वेशन मिलते हैं तो। लेकिन ये चीज़ जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल होती नहीं है। अब इसके लिए जो हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं, यानी पढ़कर चीज़ों को यहाँ पर आपको समझना होता है और उस हिसाब से जो होते हैं इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये तो हम देखेंगे ही। तो इस तरीके के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके दिए गए प्रॉब्लम में से जो अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज होती है या अनआइडेंटिफाइड जो भी टर्म्स है, उन अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज को पता करें और उन्हें एक्स या वाई अल्फाबेट से डिनोट करें। फिर सेकंड स्टेप में आता है कि ये जो आपने एक्स और वाई अल्फाबेट से डिनोट किया, तो ये जो अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज है, इन अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज को या क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है और रिलेशन एक्सप्रेस होने वाली करने वाली जो फ्रेजेस है, उन फ्रेजेस को ठीक से समझकर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करें और उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। और थर्ड स्टेप में इंक्लूड होता है कि आप इन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, इन्हें सॉल्व करके आप वेरिएबल की वैल्यू पता करें। तो ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम कैसे फॉर्म किया जाता है ये हम देखेंगे। उसके लिए हमारे बुक में पेज नंबर 20 पर एक एक्टिविटी दी है, तो उस एक्टिविटी को पहले हम देखते हैं। तो बुक में जो एक्टिविटी दी है वो यहाँ मैंने लिख ली है। तो ये एक्टिविटी मेनली हमको इक्वेशन कैसे बनाना है, जो फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन सॉल्व करने की, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है इस एक्टिविटी में हमारी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है। आई एम सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। अब यहाँ पर दो लोगों की एज के बीच में कंपैरिजन दिया है, सार्थक और साक्षी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सार्थक की एज को हमने x कंसीडर कर लिया और साक्षी की एज को हमने y ईयर्स कंसीडर कर लिया। अब यहाँ ऊपर में सबसे पहली कंडीशन, सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो अब बताइए, हमने सार्थक की एज के लिए क्या लिया है? x लिया है, x वेरिएबल कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हमने x ले लिया। अब क्या बोला है कि सार्थक एज इज, यानी अब सार्थक की ये जो उम्र है लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। अब साक्षी की एज का डबल क्या हो जाएगा? साक्षी की एज y लिए है तो 2y हो जाएगा डबल द एज। इससे कितने से कम है? 8 से कम है, तो कम लेस जहां पर आ गया तो वहां पर -8 कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्रेजेस है, फ्रेजेस को समझकर सबसे पहले हमने क्या किया? वेरिएबल्स लिए, उसके बाद फ्रेजेस को समझकर यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बना। अब इसी वेरिएबल्स को यूज करके यहाँ हमें दूसरी जो है कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ क्या बोला है? 4 years ago साक्षी's एज was 3 years less than सार्थक्स एज एट दैट टाइम। अब 4 साल पहले की बात कर रही है, तो प्रेजेंट एजेस हो गई ना सार्थक और साक्षी की। तो 4 साल पहले साक्षी की एज कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी और साक्षी की एज हो जाएगी y माइनस 4 ईयर्स और सार्थक की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 साल पहले साक्षी की उम्र, यानी 4 साल पहले के साक्षी की उम्र कितनी थी? y माइनस 4 जो थी, ये उम्र उस समय के, एक मिनट, यहाँ पर हमको इसको और फिर से सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये हम ऊपर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 साल पहले जो साक्षी की उम्र है वो उस समय की सार्थक की उम्र की, सार्थक्स एज एट दैट टाइम से 3 इयर्स लेस है। तो उस टाइम पे सार्थक का उम्र हो जाएगा 4 साल पहले x माइनस 4,
इससे कितनी कम है, 3 साल कम है। अब हम कर लेंगे इसे सिंप्लीफाइड। तो अब ये दोनों नेगेटिव इंटेजर्स है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -x - 7 ईयर्स। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा इक्वेशन कि y - 4 = x - 7, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद हम वहां पर तीसरी कंडीशन देख रहे हैं, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो सार्थक की प्रेजेंट एज x ईयर्स, साक्षी की प्रेजेंट एज y ईयर्स, और इन दोनों का सम कितना है, 25 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है ये एक्टिविटी हमें बता रही कि किस तरीके से हमको फ्रेजेस को समझकर जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उन्हें फॉर्मुलेट करना है। अब हम देख रहे हैं हमारी बुक के प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. अब क्या करना है, जब भी हमें इसको सॉल्व करना है तो जैसे मैंने आपको स्टेप बताई, सबसे पहली स्टेप क्या है कि सबसे पहले अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज को पता करें। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज है उनके बारे में पता करेंगे। पहली स्टेप सॉल्व करने की, तो यहाँ क्या है, 2 नंबर्स के बारे में हमें पता करना है, 2 नंबर्स के बारे में बोला है। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे किन्हीं भी 2 वेरिएबल से, x, y, a, b, a से लेकर z तक के कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट x and y be the 2 numbers, ठीक है, 2 नंबर्स है x और y, ये कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर पहली ही कंडीशन यही है, 2 numbers differ by 3 कंडीशन है, जहाँ से इक्वेशन रखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस की बात की है, यानी दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, तो एक बड़ा है एक छोटा है, ये बताएंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे सच एज, ये 2 नंबर तो है लेकिन कैसे कि ये जो x है ये ग्रेटर है y से, x बड़ा है y से। तो अब पहली कंडीशन, तो यहाँ पहली कंडीशन हमने कंसीडर कर ली है, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो है फ्रेजेस पढ़कर हमको कंडीशन पता करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली फ्रेज 2 numbers differ by 3, तो यही पहली कंडीशन। अब इन दोनों में डिफरेंस है 3 का, तो क्या हो जाएगा, जब हम x - y करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन पता करेंगे, तो दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरी कंडीशन है, ठीक। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, तो y का ट्वाइस प्लस ग्रेटर नंबर का थ्राइस, यानी 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 19। अब हम इसे रीअरेंज भी करें, एडिशन का साइन होने से यहाँ पर रीअरेंज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे कैसा लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद आप इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी सॉल्व कर सकते हो या क्रैमर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड हमें सुटेबल लगे उस मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली, 2 इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर लिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो हम यहाँ पर इनको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करते हैं। तो उससे करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हो गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब मैंने इसे नाम दे दिया, इक्वेशन इसे नंबर दे दिया 3। अब मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड,
वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। दोनों को ऐड किया, 3x प्लस 2x हो गया आपका 5x, ये हो गया यहाँ से एलिमिनेट y कोएफिशिएंट वाली टर्म। 19 प्लस 3 हो आ गया आपका 19 प्लस 3 22। तो अब हो गया x इक्वल्स टू 22/5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। अब उसके बाद हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 5x प्लस 2y माइनस 2y एलिमिनेट हो गया और 19 प्लस 6 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू 25/5 और x इक्वल्स टू 5×5 आपके x वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद निकालना है y, तो अब आप इसको इन तीन इक्वेशन में से x की वैल्यू को इन तीन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या है इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक, अब यहाँ x की जगह पर 5 पुट कर दिया, 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ इन दोनों नंबर्स को कर दिया हमने ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ y निगेटिव है तो हमें क्या मिलेगा, y लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर बच गया 5 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 2। तो जो दो रिक्वायर्ड नंबर हमने एक्स वाई से शो किए थे, गिवन में लिखा था हमने एक्स वाई से शो किए थे, तो दोनों नंबर हमें मिल गए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। अब जैसे हमारा आंसर सही है कि नहीं है ये हमें टैली करना है, हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो दो कंडीशंस दी है तो दोनों में से किसी एक कंडीशन के इक्वेशन में हम उसको वैल्यूज को, वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन लिया हमने यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x कितना आया 5, y कितना आया 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर उसी प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के हुए कुछ आपको जानकारियाँ डायरेक्शंस दी है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको एक रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है कि यहाँ से आप जो है इसकी वैल्यूज पता कीजिए, x और y की वैल्यूज पता कीजिए और उसके बाद में आपको पता करना है उसका उस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ पर अब हम दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो आपको पता है कि रेक्टेंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ से हमको पहला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ हमने यहाँ पर लिखा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, ये दो अपोजिट साइड्स है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप या तो दूसरी जो बची हुई दो साइड्स है उनका इक्वेशन लिख के फिर सिंप्लीफाई कीजिए या इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, तो सेम टर्म्स को जो है हम एक साइड में लेके आएंगे। तो अब हमने क्या किया, इस 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, ये 4x है, 2x को राइट हैंड साइड में लेके गए तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब ये माइनस वाई और ये प्लस वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। तो अब हमारे पास क्या बचा, 8 इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा 2x माइनस 2y। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। या तो इसे इक्वेशन 1 लिखिए या फिर हम डिवाइड थ्रू आउट बाय
2 भी कर सकते, तो वही करते हैं हम, क्योंकि सभी यहाँ 2 के मल्टीपल है। तो अब हमने किया डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, अब सेकंड वाले के लिए भी हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, अपोजिट साइड अगेन कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2y इक्वल्स टू -4 ट्रांसपोज करने के बाद। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये इस इक्वेशन में से अब हम इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 में इस x जो वेरिएबल है उस x वेरिएबल को अकेला कर दिया, इस माइनस y को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये प्लस y हो गया। तो यहाँ हमें मिला x इक्वल्स टू 4 प्लस y, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 4 प्लस y, इसे इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया, तो हमें मिला x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दिए, तो 4 प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू -4। अब इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन कर दिया और उसके बाद इस 4 को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया आपका -4। अब दोनों साइड निगेटिव होने की वजह से निगेटिव साइन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू 8। अब y कोएफिशिएंट की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद x निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पर भी आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हो, लेकिन यदि हम थर्ड में पुट करते हैं तो x की वैल्यू इजीली निकल जाती है और इसीलिए हम इसे x में ही पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे। तो क्या है आपका इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 8, सो x इक्वल्स टू 12। दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा रेक्टेंगल है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस में से, यानी आप 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 लीजिए, आप 4x माइनस वाई लीजिए, तो आपको लेंथ मिल जाएगी, और ठीक वैसे 2y लेंगे तो आपको इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मिल जाएगी। अब हम लेंथ और ब्रेड्थ पता करेंगे, तो यहाँ पर लिखा देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, मैंने ये इक्वेशन ले लिया, ठीक है, 4x माइनस वाई। अब यहाँ वैल्यू पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 8, 12 4 जन 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 40 यूनिट। अब यहाँ हमें सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ पता नहीं, तो हमने उसको सिर्फ यूनिट लिख दिया। लेंथ निकल गई। अब ब्रेड्थ निकालेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, अब इसके लिए भी मैंने आसान सा ही इक्वेशन चूज किया। मैंने इक्वेशन लिया 2y ब्रेड्थ का, ठीक है, 2y लीजिए या x प्लस 4 लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब क्या हो गया, 2y की वैल्यू 8, 8 टू 16, ये निकल गया आपका 16 यूनिट। अब हमें निकालना है एरिया और पेरीमीटर, तो ये अब फॉर्मूलाज यूज करके निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी आई, 40 यूनिट, और ब्रेड्थ कितनी आई, 16 यूनिट। ये हो गया आपका 640 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया। अब उसके बाद पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, क्या है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 की जगह पर 2 लिखा, लेंथ है 40 यूनिट, ब्रेड्थ है 16 यूनिट। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, कैरी 1, 2 5 10 प्लस 1 11। तो ये आ गया आपका 112 यूनिट। तो अब एंड में हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज
640 square unit and perimeter of rectangle is 112 units. अब यहाँ पर मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो यहाँ अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटीज कौन सी हो गई, फादर और सन की एज. तो यहाँ पर अब हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट फादर्स प्रेजेंट एज is x years and son's present age is y years. अब यहाँ पर दो कंडीशन है, तो ये पहली कंडीशन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ये फर्स्ट कंडीशन. तो इसके अकॉर्डिंग अब जो है हम इक्वेशन बनाएंगे. तो यहाँ पर लिखा हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, क्या हो जाएगा, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज x years एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 times द सन की एज. तो क्या हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है 70 years. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. क्या है सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी अगर हम फादर की एज को डबल कर देते हैं, डबल किया तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और क्या करते हैं उसे हम सन की एज में ऐड कर देते हैं, तो सम आता है 95. ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड. यही इस मेथड का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का इसेंस है. इसके बाद आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. हम इसे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और क्रैमर्स मेथड से भी कर सकते हैं. तो हम इसे यहाँ पर एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते हैं. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में y कोएफिशिएंट को अकेला कर दिया, मैंने अलग कर दिया, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड. अब इस y की वैल्यू को पुट करूंगी मैं इक्वेशन 1 में. तो अब मैंने क्या किया, पुट y इक्वल्स टू 95 माइनस 2x इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70. ठीक, अब यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पर तो हमने x लिखा, प्लस 2 यहाँ लिखा, और y की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल्स टू 70. अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 95 टू ज़र 5 टू ज़र 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 टू ज़र 18, 18 प्लस 1 19, ये हो गया 190, माइनस 2 टू ज़र 4x इक्वल्स टू 70. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस 3x इक्वल्स टू 70 माइनस 190. तो यहाँ अब हम x की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू माइनस 190 में से 70 गए, कितने बचेंगे, माइनस 120 डिवाइडेड बाय माइनस 3. तो x इक्वल्स टू 3 4 ज़र 12 बचा 0, x इक्वल्स टू 40. फादर का एज निकल गया. अब सन का एज निकालना है, तो अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में. तो पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन थर्ड. वी गेट, क्या मिलेगा, क्या है इक्वेशन थर्ड, y इक्वल्स टू 95 माइनस 2x. तो y इक्वल्स टू 95 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 40, y इक्वल्स टू 95 माइनस 80, कितना बचा, y इक्वल्स टू 15. ये निकल गई आपके सन की एज. हो गया, आपका आंसर निकल गया. नीचे में कंक्लूजन लिखना ना भूले. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज
is present age is 40 years and son's present age is 15 years. अब ये है एग्जाम्पल नंबर 4. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. तो इस एग्जाम्पल में अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट x be the numerator and y be the denominator. कंसीडर कर लिया. अब उसके बाद आते हैं हमारी पहली कंडीशन पर. तो पहली कंडीशन, तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि y जो है ये क्या है? 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 से ज्यादा है. तो यहां से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4. ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकेंड कंडीशन के लिए क्या बोला है कि इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं. वी सब्सट्रैक्टेड 6 from numerator and denominator. Then numerator is x minus 6 and denominator is y minus 6. ठीक है, दो एक्सप्रेशन मिल गए. अब सेकेंड कंडीशन, तो क्या कहती है सेकेंड कंडीशन? देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या है सेकेंड कंडीशन? जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब द डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर यानी कि ये y माइनस 6 बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है. न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x माइनस 12 6 72. अब इन्हें रीअरेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस y इक्वल्स टू -6 प्लस 72. तो सेकेंड इक्वेशन हो गया 12x माइनस y इक्वल्स टू 72 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेंगे 66. ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड. अब जैसा कि मैंने आपको हर एग्जाम्पल में बताया है, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को हम क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करेंगे. करने के लिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता करेंगे. तो अब हमारा पहला इक्वेशन है ये. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू -1 एंड c1 इक्वल्स टू -4. सेकेंड इक्वेशन से अब a1 इक्वल्स टू 12, b1 इक्वल्स टू -1 एंड p2 इक्वल्स टू -1 एंड c2 इक्वल्स टू 66. हो गया इस तरीके से. अब सबसे पहले हमें d पता करना है. तो d इक्वल्स टू क्या है? a1 a2 b1 b2. अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. 2 12 -1 -1 सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पर -2, यानी ये कुछ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -12 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो जाएगा +12, तो ये कितना हो गया, 12 में से 2 गए 10, निकल गया d का वैल्यू। अब उसके बाद हमें निकालना है dx। अब dx के लिए क्या एक्सप्रेशन है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 और b1 b2। c1 कितना है -4 c2 66, b1 -1 b2 -1। अब यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या हो गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -66 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो अब यहाँ पर बच जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो जाएगा प्लस और ये 66, तो इक्वल्स टू आया 70। अब उसके बाद निकालते हैं हम dy। तो dy के लिए क्या यूज करते हैं, dy के लिए a1 a2 c1 c2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 12 -4 66। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 66 -12 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये हो गया 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 13 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, और ये हो गया 12 4 48। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 + 2 हो गया 10 का 0 कैरी 1, 4 + 4 8 और ये 180। तो अब आपका dx और dy निकल गया। अब इसके बाद हम x और y निकालेंगे। Therefore x = dx/d। तो dx कितना आया हमारा 70, तो ये लिख लिया 70 और d है 10, तो 10 लिख लिया। तो यहाँ पर आपको मिल गया x = 10 7 70। अब निकालेंगे y की वैल्यू, y = dy/d। अब dy कितना आया, 180 डिवाइडेड बाय 10। तो अब y = कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसल आउट, y = 18। ये हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल गया। अब हमें पता क्या करना था, फ्रैक्शन पता करना था। तो क्या हो जाएगा, therefore x/y = 7/18। अब कंक्लूजन लिखेंगे, therefore required fraction is 7/18। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in truck, still accommodate 40 boxes of type B, so that it fully loaded. Find the weight of each type of boxes. तो हमें each type के बॉक्स का वेट पता करना है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, let x kg be the weight of type A box and y kg, एक मिनट हम इसे टन में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमको ट्रक की कैपेसिटी जो है वो टन में दी है, तो हम इन्हें भी टन में चेंज कर देते हैं ताकि हमें बाद में ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। तो क्या हो जाएगा, लेट x टन बी द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स एंड y टन बी द वेट ऑफ टाइप B बॉक्स। अब सबसे पहली कंडीशन पर आते हैं, देन according to first condition। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स है और ये 10 टन्स कब फुलफिल हो जाते, जब हम 150 टाइप A के बॉक्सेस और 100 टाइप B के बॉक्सेस लोड करते हैं। तो यदि टाइप A के एक बॉक्स का वेट x टन है तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा, 150 x टन हो जाएगा। और
टाइप बी के बॉक्स का वेट y टन है तो 100 बॉक्स का वजन 100 y टन हो जाएगा, इक्वल्स टू तब कितना हो जाता है, इनका वजन टोटल मिलकर ट्रक की कैपेसिटी के बराबर, यानी कि ट्रक की कैपेसिटी जो 10 टन है उसके बराबर हो जाता है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, देखो यदि हम 260 टाइप ए के बॉक्सेस लोड करते तो वजन कितना हो गया 260x, तो भी वो उस ट्रक में हम 40 टाइप बी के बॉक्सेस डाल सकते हैं, तो 40 टाइप बी के बॉक्सेस डाले तो ये हो गया आपका 40y इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी हो जाती है। इस तरीके के इक्वेशन बन गए, चाहे तो आप इन्हें सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को समझो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये सभी 10 के मल्टीपल है, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सभी 10 के मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा आपका 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या आप क्रैमर्स मेथड से सॉल्व कीजिए, आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू 3/100, ठीक है, और y इक्वल्स टू 55/1000, ये आंसर मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल पॉइंट में भी आप चेंज कर सकते हो या इन्हें ऐसे ही रख दीजिए। निकल गई इनकी वैल्यू निकल गई, x और y की वैल्यू निकल गई, और यही हमें टाइप ए और टाइप बी के बॉक्सेस का ही वजन पता करना था। तो यहाँ पर हम एंड में कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 3/100 और 0.03 टन, या चाहे तो आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमको पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि आप किलोग्राम में या टन में कन्वर्ट कीजिए, तो यदि हम इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, और किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय हमें 1000 करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 kg हो जाएगा। एंड weight of type B box is 55/1000, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे तो 0.055 टन हो जाएगा, या किलोग्राम में, और 0.055 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 55 kg निकल गया यहाँ पर आपका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस travels with average speed 60 km/h and average speed of aeroplane is 700 km/h. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ हमको एक ही क्वांटिटी पता करने बोला है, लेकिन जब तक कि हम दो क्वांटिटीज यूज नहीं करेंगे तो आंसर नहीं निकाल सकते। और शुरुआत में ही सम डिस्टेंस बाय बस, सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन बोला है, तो ये दोनों अननोन क्वांटिटीज है। तो इन अननोन क्वांटिटीज के लिए हमने वेरिएबल कंसीडर कर लिया। लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज x किलोमीटर ले लिया, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज y किलोमीटर ले लिया। अब पहली कंडीशन क्या बोलती है कि दोनों ने ये जो सम डिस्टेंस ट्रैवल किया है इट टोटली इक्वल्स टू 900 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 900, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, जो स्पीड वाले प्रॉब्लम जहाँ पर इंक्लूड होते हैं, वहां पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वही अब हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ 5 आवर उसने कंप्लीट करने के लिए लिया और यहाँ स्पीड दी है,
तो आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन ऑलरेडी पता है, तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे कि बस ने कितना टाइम लिया जर्नी करने के, कंप्लीट करने के लिए, और एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया ये पता करेंगे। तो इसके लिए हमने ये रिलेशन यूज किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम की टर्म में पता करना है, तो हमने टाइम को अकेला कर दिया, तो क्या मिला हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बस का स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, तो बस को कितना टाइम लगेगा जर्नी कंप्लीट करने के लिए, x/60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक वैसे ही हमने एरोप्लेन का टाइम निकाला, y/700। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि बस से और एरोप्लेन से ट्रैवल करने के बाद कंप्लीट जर्नी को 5 आवर्स लगते हैं, तो क्या हो गया, x/60 प्लस y/700 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 200 किया, क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की टर्म जो है उसे न्यूट्रलाइज करना है। तो 60 और 700 का जो एलसीएम है वो आता है 2100। तो हमने 2100 से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इक्वेशन मिला 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसे आप एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या क्रैमर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें से किसी भी मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है x इक्वल्स टू 150। ठीक है, x इक्वल्स टू 150 आंसर मिल गया। अब y भी निकालना था, लेकिन आंसर में हमें सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस पूछा और उसी वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें मिल गई, इसलिए हम y की वैल्यू पता नहीं करेंगे और एंड में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि देयरफॉर वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस।